नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहा जाता है, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। यानी आज की भागम भाग की दुनिया में अगर पुत्र अच्छा हो तो सब सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैद्य संघमित्रा दास, जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और आनंदमय आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक एंड पंचकर्मा केयर करोल बाग में जो स्थित है, आप उसके फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटेंट भी हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद दिल्ली प्रांत की महासचिव का दायित्व भी निभा रही है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर भी काम कर रही हैं। इनको अनंत वैद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं और हम जानेंगे कि एक सपूत को प्राप्त करने की ललसा मंशा सभी के दिल में होती है, लेकिन जो बांझपन की स्थिति है, जो इनफर्टिलिटी की स्थिति है, आज देश में बढ़ती जा रही है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वैद्य जी। आप ये बताइए कि इसके जो कारण हैं, इनफर्टिलिटी के जो कारण हैं, वो क्या दिख रहा है आपको भविष्य में और आज क्या स्थिति है? आज के समय में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। आज को 5 साल पहले भी इतना नहीं था। आज के समय में जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, ऐसे ही इनफर्टिलिटी भी एक प्रॉब्लम है। जी। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण सब रहता है, वो है एक है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इनके इम्बैलेंस से मेनली ये प्रॉब्लम होती है। और उसको छोड़ के कंडीशन ऑफ यूटेरस यानी जिसको बच्चेदानी कहते हैं, तो उसके अभ्यंतर का जो स्थिति है, तो वो कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्डली, जैसे कोई पेशेंट कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंसीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पर भी इनफर्टिलिटी का समस्या आता है। उसको छोड़ के जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो वहाँ पर भी ये समस्या आएगा। और क्लामाइडिया, गोनोरिया आदि जो इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये समस्या मिल सकता है। और उसको छोड़ के एंडोमेट्रियोसिस करके एक डिजीज़ है, आपने उसके बारे में भी सुने होंगे, तो वो अगर प्रेज़ेंट है, तब भी इनफर्टिलिटी का समस्या आ सकता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो आईटी टेक्नोलॉजी में लोग हैं, उनमें ऐसा माना गया है कि 32% यानी कि 32% लोग, जो महिलाएँ हैं, वो इनफर्टिलिटी के शिकार होती हैं। जी, उनके खान-पान, रहन-सहन का ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। जी, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। जी। तो हम चाहेंगे कि आप उस पर प्रकाश डालिए कि महिलाओं की जो ये समस्याएँ हैं, जी, ये किस तरह से आती हैं और इनको कैसे दूर किया जाए? जी। अ, आयुर्वेद कहता है "दोर्मनस्य अवृषणम श्रेष्ठ", यानी अनहैप्पी माइंड, स्ट्रेसफुल माइंड जो है, वो इनफर्टिलिटी का सबसे श्रेष्ठ कारण है। जी। जो आईटी प्रोफ़ेशन में जो काम करते हैं, जिनके बारे में आप मुझे बताए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उन लोगों का जो वर्किंग आवर है, वो टू मच है और बहुत स्ट्रेसफुल है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि लाइफ़स्टाइल, कि रात को जिस समय हमको सोना है, अगर हम वो ना करके लेट नाइट तक हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं, तो उससे हमारा नींद भी डिस्टर्ब होती है और हम सुबह लेट देर तक हम सोते हैं। तो जो कि डायरेक्टली हमारे मेंटल स्टेटस एंड फिजिकल स्टेटस को वो हैम्पर करता है, जिसकी वजह से आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। उसको छोड़ के ये जो जैसे जो वर्किंग वुमेन है, तो वो लोग अपने खान-पान को लेके भी बहुत ज़्यादा वो केयरफुल उनको होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो फ़ास्ट फ़ूड का प्रचलन है, तो उसमें आप देख रहे होंगे मेनली मैदा और बेसन, ये दोनों पूरा का पूरा अपना कब्ज़ा कर रखे हैं। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि ये दोनों डाइजेशन होने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और आपने देखे होंगे जैसे मैदा जो है, वो जमता है, वो कभी अच्छे से जैसे आटा के बना हुआ चीज़ जैसे हम खाते हैं, तो उससे जिस तरीके से पाचन क्रिया हमारा अच्छा होता है, तो मैदा लेकिन ये रोकने का काम करता है, यानी चैनल ब्लॉकेज का काम करता है। इनफर्टिलिटी में एक प्रमुख कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ब ट्यूब में ब्लॉकेज होना। तो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना जो है, तो उसके लिए ये रात को देर रात तक जागना, मैदा, बेसन आदि का खाना, जितने भी हेवी फूड खाना,
तो दिन में सोना, ये सब उसका प्रमुख कारण है। तो इन सब से उनको, महिलाओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक महिला ही है जो कि समाज का भी केंद्र राइट। बिंदु है और एक परिवार के भी केंद्र बिंदु है। तो इसलिए अगर वो खुद स्वस्थ रहेंगे शारीरिक और मानसिक तौर पे, तभी उनसे एक स्वस्थ शिशु समाज को मिल सकता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो 3 तरह से उपचार की पद्धति है। जी। एक एलोपैथ का है, जिसे हम अंग्रेजी दवा कहते हैं, दूसरा है आयुर्वेद और तीसरा है आपका होम्योपैथ। तो आयुर्वेद देखिए, एलोपैथ में तो हम बहुत देख रहे हैं कि आईवीएफ और तमाम तरह की चीज़ें हैं, जो सैरोगेटरी सिस्टम है उससे भी लोग, जो धनी वर्ग है वो पैसे लेके और पैसे दे के भी अपने एक शिशु का जन्म देता है। जो उनमें ये देखा गया है कि जो एक समाज के लायक यानी कि सनातन के लायक जो परिवार होना चाहिए वो आज नहीं दिख रहा है, उसमें किसी न किसी तरह की विकृतियां एक समय पे आई जाती हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो एक गांव लेवल से लेके और शहर तक, एलीट क्लास तक भी देखता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद इस सिस्टम पर क्या कहता है और आयुर्वेद की मंशा क्या है कि किस तरह के बच्चे पैदा हों। सबसे पहला चीज तो जो हमारा विषय है वो इनफर्टिलिटी है, बंध्यात्व है। जी। तो आयुर्वेद कहता है कि सोमनस्य गर्भधारण्यानाम श्रेष्ठ, यानी इनफर्टिलिटी से दूर जाने के लिए सबसे पहला चीज होना चाहिए कि माता और पिता ये दोनों स्ट्रेस फ्री यानी हैप्पी माइंड में होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऋतु, क्षेत्र, बीज, अम्बु, ये चार है मेजर फैक्टर्स फॉर कंसेप्शन। गर्भाधान के लिए ये चार बहुत जरूरी है। ऋतु, क्षेत्र, बीज और अम्बु। क्षेत्र क्षेत्र, यस, मतलब इलाका यस। और तो ऋतु जो है वो क्या है, वो है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या है ना, वो भी दो तरह का है। क्या है ना, एक है फर्टाइल पीरियड, ऋतु चक्र में, ऋतु काल में जो फर्टाइल पीरियड है। दूसरा क्या है ना, आज के समय में लोग अपनी प्रोफेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए डिलेड मैरिज दिख रहा है, जो कि आयुर्वेद के अनुसार जो शादी का उम्र होता है तो वो मेल के लिए होना चाहिए, कहीं पर 25 दिया गया, कहीं पर 20 दिया गया। फीमेल्स लेकिन 18-20 इयर्स के अंदर और 23 मैच्योरिटी आ 24 के जाए। अंदर शादी हो जाना चाहिए। अगर उससे लेट करते हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। तो वो गया ऋतु। नेक्स्ट इज क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र अर्थ भूमि, जहां पर बच्चा रहेगा, वो स्थान, अधिष्ठान, तो वो क्या है ना, वो है यूट्रस, और गर्भ। हम कहेंगे जिसको गर्भाशय और बच्चेदानी का अभ्यंतर स्थिति। तो वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आप जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमो, गोलगप्पे आदि का खान पान का प्रचलन चल रहा है, तो उससे पूरे बॉडी का कंडीशनिंग जो है वो खराब हो रहा है। तो ये एक फैक्टर है, और इसके वजह से जैसे आज के समय में आपने पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में भी सुने होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो उसके बारे में भी आपने सुने होंगे। तो ये सबसे जो यूट्रस का जो इंटरनल कंडीशन है, तो वो खराब हो रहा है, जो कि एक इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आता है बीज, यानी स्पर्म एंड ओवम। तो ये दोनों के क्वालिटी अगर सही नहीं है तभी भी इनफर्टिलिटी होगा। एंड लास्टली फोर्थ वन इज अम्बु, यानी माता का जो खान पान है, तो वो भी बहुत ही अफेक्ट करता है कि गर्भाशय के अंदर बढ़ने वाला बच्चे के ऊपर। तो आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद जो कहता है तो वो सिर्फ बांझपन का समाधान नहीं कहता, उसके साथ साथ आयुर्वेद ये भी कहता है कि कैसे हम एक अच्छे संतान, जिसके शुरुआत आपने इस डिस्कशन के प्रारंभ में किए थे कि सपूत की प्राप्ति, तो एक सपूत और एक सुपुत्र, एक सुसंतान की प्राप्ति तभी हो पाएगा जब गर्भाधान से पहले का प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से होगा, वैदिक तरीके से होगा, और उसके बाद गर्भाधान होने के बाद भी, जिसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं, यानी गर्भाशय में जब शिशु पलता है उस समय माता का आचार विचार, खान पान, रहन सहन कैसे होना चाहिए, किस तरीके का योग वगैरह का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर वो विचार आए, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी, जिसको आयुर्वेद आरोग्य कहता है, वो डेवलप करे। तो ये सारे चीज के बारे में भी आयुर्वेद कहता है। आपने हमारे दर्शकों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी ऐसा करके कि एक गर्भ संस्कार भी होता है, जी। जो आज की तारीख में देखा गया है कि इसको शायद लोग बिल्कुल नकार ही दिया है, समाज से नकार दिया गया है। जी। तो गर्भ संस्कार के बारे में भी आप मुझे क्या है, ये गर्भ संस्कार क्या होता है?
संस्कार का अर्थ है जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसमें और गुणाधान करना, यानी उसके अंदर क्वालिटी और ऐड कर देना। जैसे कि आप सभी ने सुने होंगे अभिमन्यु के बारे में। क्या था वो चीज़? वो तो बड़ा आश्चर्यजनक विषय था ना जी, जी, कि जी। वो माँ सुभद्रा के गर्भाशय में रहते हुए उन्होंने सीख लिए थे कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना है। तो जी। वो कैसे संभव हो पाया? वैसा ही होता है कि जब गर्भाशय के अंदर शिशु पल रहा है, उस समय अगर माता को संस्कारित व्यवहार, संस्कारित आहार मीन्स उसका जो उन माता की जो डाइटरी हैबिट, तो ये सारे चीज़ को हम अगर एक सिस्टमैटिक वे में हम चलाएँ, कोई एक आयुर्वेद विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार, तो हमको एक उत्तम गुणवान पुत्र की और पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। जी, अब हम इसका समाधान चाहेंगे कि अब समाधान जो आपने अभी थोड़ा-सा बताने की कोशिश की, तो हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे, जो माता-पिता हैं, जो पुत्र की कामना लेके वो करते हैं, आज की जो भी खान-पान है, जैसा आपने बताया, तो क्या ये गवर्नमेंट को नहीं पता है? क्या वो उन एजेंसियों को नहीं पता है कि हर जगह में इन्होंने जंक फूड का समावेश किया है, हर तरह से वो किया है, तो इसको लोग कैसे समझें कि हमें जो खाने-पीने की चीज़ है वो सही मिल रहा है? इस पे थोड़ा-सा आप प्रकाश डाल दें अभी। देखिए एक चीज़ तो कि हमको अवेयरनेस सपोज़ हमने ऑल द टाइम बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, उसमें हम तरह-तरह के रील्स देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है। बहुत समय में ऐसे होता है, छोटों से लेकर बड़ों तक इन सभी का ये अब आदत पड़ चुका है और ये एक बहुत ही गलत आदत है। तो उसके बदले हमको करना क्या चाहिए ना आयुर्वेद यानी जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है मीन्स हमको कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आचरण करना है और मेनली खान-पान में हमको क्या लेना है, तो वो चीज़ की अवेयरनेस तो हमको होना चाहिए, ये सभी लोगों को ये रुचि होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब हम खान-पान के बारे में बात करते हैं, तो उस समय हमको ज़रूर ये ध्यान में रखना है कि चाहे वो बांझपन हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे हम खुद को अगर कोई बीमारी हमको नहीं भी हुआ है लेकिन हम अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तभी भी हमको ये देखना है कि हम जो खाना खाएँगे तो उसका अमाउंट क्या है, उसका क्वालिटी क्या है और किस समय हम खा रहे हैं खाना। ये बहुत ज़रूरी होता है और सबसे गुरुत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो भी हम खाएँ तो वो ईज़ी डाइजेस्टेबल होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये जितने भी बीमारी है, बीमारियों का कोई गणना नहीं हो सकता, असंख्य बीमारी है। आज के समय तो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ ना कह के ये भी नामकरण होने लगा है कि सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का अर्थ वही है कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इन सब का जो जड़ है, मूल है, वो है इंडाइजेशन। तो जो भी हम खाना खाएँ, वो अगर नहीं पचा तो सारे रोग होगा। तो इसलिए खान-पान के बारे में हमको विशेष करके जो आयुर्वेद के विज्ञाता है, उनसे हमको आइडिया लेना है क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट बॉडी टाइप जिसको आयुर्वेद प्रकृति कहता है, जो कि आपने सुने भी होंगे अभी कुछ ही दिन पहले प्रकृति निर्धारण किया जाता था, एक अभियान चला था, तो सभी व्यक्तियों का करोड़ों संख्या में प्रकृति निर्धारण किया गया। तो उसके अनुसार हमारा खान-पान का चयन होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे फिर लेते हैं आपसे और वो सवाल ये है कि अ, सभी लोग अपने को स्वस्थ मानते हैं। सभी लोगों के मन में ये होता है कि हम पढ़ाई-लिखाई करें, हम आगे बढ़ें, हम नौकरी पाएँ। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होती कि हम में इनफर्टिलिटी आ जाएगी। अगर हम रिकॉर्ड को देखें, तो उसमें ये पाया गया है कि 69% जो भी हैं मेल-फीमेल मिला के, भारत में 69% लोग इसके शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साधारण आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका जो कदम है वो क्या कहते हैं बंध्यापन की तरफ बढ़ रही है उसकी? देखिए जैसे बंध्यापन है, तो पहले भी हमने यही डिस्कस किए कि उसका जो मेन फैक्टर 4 है, तो उसको हमको हेल्दी रखना है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि वो कैसे पता बंध्यापन चलेगा? की तरफ जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि साइकिल जो है, वो ठीक है या नहीं? जैसे 28 डेज़, 29 डेज़, 30 डेज़ का साइकिल है, अगर ये मतलब साइकिल डिस्टर्ब है मासिक धर्म हाँ, की बात करें। मासिक धर्म की बात कर रही हूँ, जी। तो अगर वो सही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मासिक धर्म सही है,
फिर भी शादी को हो गया है 6 महीने, 1 साल, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर भी उनको आयुर्वेद के विशेषज्ञों के पास जाकर उनका सलाह लेना चाहिए। तो ये 2 सबसे प्रमुख चीज़ है, जिससे कि उनको ये पता होना चाहिए। और इवन आजकल फीमेल्स पर्टिकुलरली जो अल्प वय की जो महिलाएँ हैं, जैसे 19 साल से लेकर 20-22 साल तक आपने देखे होंगे, उनमें से बहुत से महिलाएँ ये पीसीओडी से जी, शिकार हैं। तो उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो ए चैलेंज फॉर इन्फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। इन्फर्टिलिटी होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ पर भी उन लोगों को एक विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सेंटर है, वो कहाँ है और क्या-क्या उसमें चिकित्सा आप देती हैं उसमें भी? और श्री दावे के साथ आनंदम देती हैं? जी, श्री आनंदम आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी एंड पंचकर्म मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड पंचकर्म केयर, ये मेरा सेंटर है। और ये न्यू रोहतक रोड करोल बाग में स्थित है। हुँ, और वहाँ पर आयुर्वेद के हर तरीके का चिकित्सा हम करते हैं। और पर्टिकुलरली हम लोगों का ये फोकस हम करते हैं कि रोगी को अननेसेसरी बहुत सारा दवा ना खिला के, हुँ। रोगी के खान-पान, रोगी के लाइफ़स्टाइल को परिवर्तन करते हुए चिकित्सा किया जाए। और जितने कम से कम हो सकता है वो मेडिसिन का प्रयोग किया जाए। फिर आवश्यक होने पर वहाँ पर सारे तरीके की थेरेपीज़, जिसको हम पंचकर्म कहते हैं, तो वो सारे भी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर हम संपूर्ण शास्त्रीय विधि में ही उसको करते हैं, ताकि व्यक्ति को आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस, समाज को आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस, आयुर्वेद को महत्ता समझ आए। तो चलिए, ये रही हमारे बीच डॉक्टर संघमित्रा दास जी, जो गर्भाधान या गर्भ संस्कार के बारे में अभी कुछ प्रकाश डाला है। अगले एपिसोड में फिर हम इनसे मिलेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप गर्भ संस्कार को विस्तृत तरीके से बताइए, गर्भाधान के तरीके को आप बताइए और उसके आगे जो संस्कार है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको आप बताइए। और उम्मीद है कि जो हमारे इच्छुक इससे जो पीड़ित लोग हैं, जो इसके अच्छे संतान के इच्छुक लोग हैं, वो आपकी सेवा ज़रूर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। और वंदे हमारे आयुर्वेद। दर्शकों को भी धन्यवाद।